हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। ऐसे ही आपका 16 फरवरी को हिंदी का पेपर आने वाला है, यानी कि इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको भी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है और आप भी चाहते हैं कि मैं 100 में यानी कि हिंदी में 100 में 95 प्लस मार्क लेकर आऊं, तो ये पेपर आपको सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि ये इस पेपर से क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और इस पेपर को मैं इस वीडियो को मैं सॉल्व कराने वाला हूं, तो 16 फरवरी वाले स्टूडेंट हिंदी का पेपर देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जो जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, जो कहानी बताई थी, जो रस छंद अलंकार बताया था, वो सब इसमें दिए गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास 12 ये सामान्य हिंदी का यानी कि हिंदी का ये पेपर है। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। पूर्णांक आपका 100 रहेगा। ठीक है, तो बस आज रात ये पेपर सॉल्व करके जाना। देखिए आपका हिंदी का पेपर जो है वो खंड का और खंड का 2 भागों में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में आग लगाकर आना है। मतलब आग नहीं लगाना है, आपको 95 प्लस लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा खंड का में पहला क्वेश्चन जो होगा ये हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी कंटेंट आपको सर्च करना है, सिर्फ पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, तो संपूर्णानंद जी हैं, आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है मैंने आपको बताया है। 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, पूरी कॉपी लिखना मैंने बताया है, उसको भी सर्च कीजिए, पीछे शुभम लेक्चरर लगाइए, वीडियो मिल जाएगा। 4 से 5 लाख बच्चों ने 2 ही हफ्ते में देख लिया है, तो आप भी जाकर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। दूसरा देखिए खा वाला लल्लू लाल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो लल्लू लाल जी की है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा, प्रेम सागर। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल रहा हूं, फुल सॉल्यूशन में बताऊंगा, ताकि आपका अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से लिख सकें। गा वाला देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं, सब सही आंसर है। कॉपी में आपको काखा गा करके लिखना है, सही आंसर। कॉपी लिखना मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, नहीं देखा तो आपकी गलती है। घा वाला देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अंगा वाला, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सही आंसर देना होगा। और 5 नंबर के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी गद्य साहित्य के। अब फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे प्रश्न नंबर 2 में। ठीक है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी पद्य साहित्य से, यानी कि टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए कामायनी किस युग की रचना है? 4 ऑप्शन आपके पास है सेकंड पेज में। देखिए फर्स्ट है द्विवेदी युग, सेकंड है छायावादी युग, थर्ड है भारतेंद्र युग, फोर्थ है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छायावाद युग। ठीक है, देखिए कामायनी जो है ये छायावादी युग की रचना है, क्योंकि इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, खा वाला देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? इसमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी युग के हैं? तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा, अग्रदास जी। ठीक है, इनमें से जो अग्रदास जी हैं ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। गा वाला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सभी को पता है, तार सप्तक के आगे तारा यानी कि तार आ गया, और 43 में भी तारा आता है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, 1943। ठीक है, तो 43 में भी ता और आएगा, तार सप्तक में भी तारा आएगा, ये एक ट्रिक है याद करने का। ठीक है, घा वाला देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो कामायनी, मैंने अभी बताया कि कामायनी छायावादी युग की रचना है, ये द्विवेदी युग की नहीं है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो नहीं वाला आपको वर्ड ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या पढ़ते हैं, द्विवेदी युग की रचना है, जल्दबाजी में ऐसे पढ़ देते हैं फिर गलत कर देते हैं। ठीक है, अंगा वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? तो मामा। देखिए रामचरितमानस महाकाव्य, साकेत भी है, पद्मावत भी है, बट जो मामा है ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 10 नंबर के हो चुके हैं, 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब देखिए गद्यांश आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसके लिए 10 नंबर आपको मिलेगा। इसमें ऑप्शंस होते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, किसी भी चैप्टर का आएगा आप चुटकियों में लिख लेंगे। जैसे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से गद्यांश रहेगा, बट इसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे ये आपका गद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। थर्ड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फोर्थ है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। 5 है भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ये गद्यांश नहीं पता तो अथवा लगा है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही करना होगा, ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा गद्यांश है अशोक के फूल चैप्टर का। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए हमें पहला करना है तो क्या होगा, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। क्यों कहलाती है, क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, बहुत सारी अमूल्य निधियां। थर्ड देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसके नीचे रेखाएं हैं इतने का आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में। सिंपल है, थोड़ा चेंज करके आप लोगों को लिख देना, याद करने की जरूरत इसमें नहीं होती। ठीक है, अब आप याद करके जाए ना आए तो क्या करेंगे फिर। ठीक है, तो समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। चैप्टर अगर आपने पहचान लिया तो आप चुटकियों में इसको लिख देंगे। 4 नंबर देखिए पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहां पर दिया गया है देखिए लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। सबका आंसर गद्यांश में मिल जाएगा। 5 नंबर देखिए भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। बस हो गया, 10 नंबर क्लियर। तो ऐसे ही लिखेंगे, सिंपली से आएंगे आपके। बस आप पहचानना अगर सीख गए कि हाँ ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो आप 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का रहेगा, इसमें भी 2 ऑप्शंस रहेंगे। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, यह दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान पुत्र स्वयं भी खोऊं। ठीक है, ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। किस चैप्टर से बताइए, ये है कैकेयी का अनुताप। ठीक है, जब श्री राम जी को वो वनवास करवा देती है तो बाद में उन्हें बहुत पछतावा होता है, तो ये उन्हीं का उसी चैप्टर में से कैकेयी का अनुताप। ठीक है, तो ये आपका इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख सकते हैं, या अथवा लगा, इसमें भी ऑप्शन रहेंगे। मान लीजिए ऊपर वाला नहीं पता तो इसको कर दीजिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वाहो ले गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे जाता, कोई जलद यथ हो तो व्योम में उसिला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला रहेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप लिख दीजिए। ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह पद्या हरिओत जी, यानी कि मैंने बताया है कैसे आपको लिखना है। दूसरा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इतने का व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, जो थोड़ी सी श्रमिक वाहो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, यानी कि राधा जी जो है पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर कोई तुम्हें रास्ते में कोई थकी हुई महिला दिखाई दे या श्रमिक महिला दिखाई दे तो उसको छाया द्वारा सुखित कर देना, मतलब उनको धूप मत मतलब छाया द्वारा सुखित कर देना, ऐसा कहा जा रहा है। और उनके जो मुरझाए हुए होठ हैं उनको कमल के समान प्रफुल्लित कर देना, सिंपल सा है। थर्ड देखिए राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं, तो कहती हैं, मैंने पहले भी बताया था। कॉपी कैसे लिखे मैंने ये भी बताया है, इसी मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व कराया, उसमें उसको जाकर देख लीजिए, पूरा आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, इसका मतलब है इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप ये जान सके पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। जैसे इसमें 5वां क्वेश्चन है जलद और कृषक ललाना का अर्थ बताइए, तो जलद का अर्थ है बादल, कृषक ललाना का अर्थ है किसान की स्त्री। 5 नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जीवन परिचय आ गया हमारा, साहित्यिक परिचय देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। जैसे आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है, यानी कि लगभग मिनिमम आपको 80 वर्ड्स में इसको लिखना होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास है। जैसे देखिए आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। मैंने आपको बताया था कि इन्हीं तीनों का भी याद करना है। 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। इन दोनों का जो भी बच्चा याद करके जाएगा वो 5 में 5 लाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पूरे हिंदी में गद्य में 5 चैप्टर है लगभग,
तो 5 में से 3 आप याद ही कर लेंगे तो 2 बचेगा। अब 3 ऑप्शन होंगे तो तीनों में से कोई ना कोई तो आएगा, सिंपली है, ठीक है। तो इन तीनों को याद कर लेना, 2 तो बिल्कुल याद होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। खा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 मार्क्स का ये भी रहेगा, यानी कि अब कवि आ गए। शब्द सीमा 80, इसमें भी देखिए 3 कवि इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। मैंने 2 का नाम और बताया था, देखिए कौन कौन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आप महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद का जरूर याद कर लीजिएगा, और इसमें से सुमित्रानंद पंत का भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 इसमें भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये कहानी है, यानी कि मैंने आपको बताया था पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, ठीक है। तो वो यही है, देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा आपका 80 रहेगा, यानी कि लगभग 80 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है। इसमें से दोनों में से एक ही करना, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, चाहे पंचलाइट कहानी का, अथवा लगा है, मान लीजिए दोनों नहीं पता है तो आप इसको कर दीजिए। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि तीनों में से कोई एक करना है, चाहे आप बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, चाहे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, और चाहे ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखिए। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, जो पता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का रहेगा, यानी कि शब्द सीमा 80। देखिए खंड काव्य जो होता है अलग अलग जिलों के लिए लगभग अलग अलग होता है, जैसे आप जिस जिले से हैं उसमें अलग अलग होगा। आप किस जिले से हैं कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। तो देखिए किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में त्यागपति होगा, किसी में आलोक वृत्त होगा, तो सत्य की जीत होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए त्यागपति है, ठीक है, क्योंकि मैं गोंडा से हूं। तो आप लोग जहां से हैं अपना खंड का मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो त्यागपति है। अब इसमें से देखिए आपको स्वपथित खंड काव्य करना, यानी कि जो आपके सिलेबस में है उसी को करना है। नहीं पता तो हिंदी वाले टीचर से पूछिए, क्वेश्चन बैंक लिए होंगे उसमें देखिए, ठीक है। आपका जिला लिखा रहेगा कि इस जिले के लिए ये है, ठीक है। तो आप किस जिले से हैं आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि कौन सा आप में लगे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं खंड खा पर। खंड का जो हमारा 50 नंबर का पेपर है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब खंड खा पे आएंगे। खंड खा में देखिए पहले हिंदी संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, फिर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे ये आपका संस्कृत का गद्यांश दे दिया गया महामना मालविया चैप्टर का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका पहले संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना है, बस नंबर क्लियर। देखिए संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम पता होना चाहिए, जैसे ये महामना मालविया से लिया गया है तो पाठ का नाम लिख देंगे और उसके बाद में हिंदी अनुवाद कर देंगे, ठीक है। बस हो गया, सिंपल सा है। ऐसे देखिए इसमें भी अथवा लगा रहता है, मान लीजिए आपको ये वाला नहीं पता है तो देखिए अथवा लगा है, ठीक है। आप दूसरा वाला कर सकते हैं। देखिए दूसरा वाला कौन सा है उसको देखते हैं। अब देखिए दूसरा वाला हमारा ये है हंस राजा तदेव, ठीक है, ये आपका है। तो दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। ऐसे खा वाला देखिए, अब हिंदी संस्कृत का पद्यांश रहेगा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये भी रहेगा। देखिए ये 2 दिया गया है, ना में रोचते भद्रम व उल्लूकस्य विशेषणम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्य, ठीक है, ये आपका है। अथवा लगा है, ये जातक कथा से लिया गया है। तो देखिए मैंने बताया था। इसके बाद में है परोक्ष कार्य हंतरम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जिता दृशा मित्र विस्कुंभम पयो मुखम, ठीक है। तो ये आपका जो है संस्कृत का जो सुभाफे तत्नानी चैप्टर है उसका ये आपका श्लोक है, दूसरा वाला। तो देखिए सुभाफे तत्नानी चैप्टर के श्लोक जरूर आएंगे, एक ना एक आएगा, लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके नीचे एक एक श्लोक दिए गए हैं, जैसे देखिए जातक कथा है और महामना मालविया है। तो उन दोनों श्लोकों को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ऑप्शन में वो भी रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब आते हैं व्याकरण सेक्शन पर। देखिए निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का ये रहेगा। जैसे देखिए 4 मुहावरे आपको दिए गए 1 2 3 4। अब 4 में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। 4 में से एक ही करना है, तब क्या प्रॉब्लम फिर, ठीक है। तो देखिए जैसे देखिए तलवार की धार पर चलना, ठीक है, उसके बाद में टका सा जवाब देना, उसके बाद में दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, जैसे दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। तो ऐसे आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर देना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है संधि विच्छेद। देखिए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है तथापि का संधि विच्छेद है। तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ए है तथधन पी, खा है तथाधन अपि, सी है ताधन थापि, डी है तथधन अपि। तो सी वाला इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, तथाधन अपि, क्योंकि देखिए तथा में बड़ा आ गया,
और अपी में छोटा आ गया, दोनों मिलकर क्या बना लिए, बड़ा आ बना लिए, तो तथापि हो गया, सिंपल सा है। फिर दूसरा देखिए, परमेश्वरा का संधि विच्छेद है। परमेश्वरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ए है परधन ईश्वरा, बी है परम धन ईश्वरा, सी है परम धन ईश्वरा और डी है परेमेश्वरा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। समझ में आया। तो ऐसे तीसरा है गायिका का संधि विच्छेद होगा, इसका गय धन अका होगा, सी वाला सही होगा। तो मतलब जो सही है उसको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना होता है संधि विच्छेद में, इसमें भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही आपको करना होगा। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए अब आते हैं खा वाला, विभक्ति और वचन। अब देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन क्या है। दो क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, दो क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। जैसे देखिए फर्स्ट है आत्मनः। आत्मनः में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आत्मनः में दो ऑप्शन इसमें सही है, ए भी सही है और डी भी सही है। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, दोनों सही है तो मैंने बता दिया, लेकिन बोर्ड में एक ही सही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट है, यानी कि दोनों सही है तो दोनों में कर दिया। ठीक है, यानी कि आत्मना में षष्ठी विभक्ति एकवचन भी और पंचमी विभक्ति एकवचन भी है। ठीक है, तो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। बी वाला दूसरा देखिए नाम नान। नाम नान में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा सी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नाम नान में षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा देखिए 11 पर आते हैं, ये शब्द युग्म है। ठीक है, शब्द युग्म क्या होता है, देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे देखिए फर्स्ट है वसन व्यसन, इसमें होगा क्या, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, आपको सही मीनिंग चूज करना। देखो वसन व्यसन, तो ए है विवश और व्याकुल, बी है कवच और भोजन, सी है वस्त्र और आदत, डी है विस्तार और अवधि। तो इसका वस्त्र और आदत सही होगा, यानी कि वसन का मतलब वस्त्र और व्यसन का मतलब आदत, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, दूसरा देखिए अंबुज अंबुद, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल और कमल। ठीक है, अंबुज का मतलब होगा जल, अंबुद का मतलब होगा कमल, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है शब्द अर्थ। ठीक है, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि ये आपका है शब्द अर्थ। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट है अंबर। अंबर को और किन किन नामों से हम जानते हैं, तो देखिए अंबर को हम वस्त्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वस्त्र। ठीक है, आकाश भी बोलते हैं, आकाश। मतलब एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है तो एक ही का लिखना है, शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब एक चारों में से एक ही का लिखना, चाहे जिसका लिख दीजिए 2 अर्थ, ऐसा नहीं कि 2-3 कर दें, एक ही करना है। ठीक है, आकाश वस्त्र। अच्छा देखिए पट, पट का मतलब भी वस्त्र होता है या आकाश, आप इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, आकाश। घूंघट लिख सकते हैं पट का मतलब। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसके कई नाम है, तो आपको एक का, चारों में से किसी एक का 2 लिख देना। जैसे देखिए ये 4 है, मान लीजिए पहला आपको पता है तो इसका 2 ये लिख दीजिए, बस हो गया। विधि का आप कानून लिख सकते हैं, विधि कानून, तरीका लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रह्मा लिख सकते हैं, क्या, ब्रह्मा। ठीक है, इसके बाद में नाग का हम क्या क्या लिख सकते हैं, नाग का हाथी लिख सकते हैं, पर्वत लिख सकते हैं, ये इसके एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, बस सिंपल सा है। तो किसी एक का आपको लिखना, मैंने चारों का बता दिया। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स आपको ना हो। नेक्स्ट देखिए गा वाला, इसमें निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर 2 रहेगा, 1 नंबर का 1 तो 2 नंबर। ठीक है, देखिए फर्स्ट है जो आंखों के सामने हो, उसे हम क्या बोलेंगे एक शब्द में, ए है नेत्र सम्मुख, बी है प्रत्यक्ष, सी है आंख के आगे, डी है प्रत्येक आंख। ठीक है, तो इसका राइट होगा प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होगा, यानी कि डायरेक्टली। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है, डायरेक्ट। दूसरा देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो, कुछ न्यू, समथिंग न्यू। ठीक है, जो इच्छा रखता हो उसे हम लोग बोलेंगे जिज्ञासु। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए क्या है, घा वाला टॉपिक हमारा। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपके पास 4 वाक्य रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना, जो आपको पता है वही आप शुद्ध कर दीजिए, बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, जैसे देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसमें गलती क्या है, देखिए हाय के जगह पर आप हो कर दीजिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, बस ये सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत है, तुम के साथ हो रहेगा। बोलकर आप देखेंगे तो गलतियां आप बहुत आसानी से देख लेंगे कि क्या गलती है इसमें, क्योंकि बोलने से ही हमें गलतियां पता चल जाती हैं कि आखिर इसमें गलती क्या हो सकती है। दूसरा देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले। मैंने आपको बताया था कई बार कि अनेकों नहीं हो सकता, अनेक लिख दीजिए, बहुत है। अनेक खुद में प्लूरल है। ठीक है, अनेक खुद में बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल सा। तीसरा देखिए सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है, यानी कि सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया। तो देखिए इसमें गलती क्या है, देखिए कवियत्री इस प्रकार से हम नहीं लिखते हैं, दैट्स अ रॉन्ग। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए कवियत्री,
कवित्री, ये आपका राइट होगा। ठीक है, तो थर्ड में सिर्फ आप कवित्री को इस प्रकार से लिख दीजिए, काम खत्म। इसमें अनेकों को अनेकों की जगह पर अनेक कर दीजिए, इसमें हाय की जगह पर हो कर दीजिए। जो गलती है मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, अब चौथा देखिए, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखिए कृपया जो है ये रिक्वेस्ट के लिए ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कृपा लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ही का यूज करेंगे हम। तो कृपया को हटा देंगे, ये देखिए इसको कट कर दिया, तो अनुमोदन करने की कृपा करें। अब ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोनों में से एक को ही रखना है। ठीक है, तो यहां पर कृपया हटा दीजिए, सबसे अच्छा है। अब 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर का जो 3 क्वेश्चन है का खा गा, ये जो 6 नंबर है ये एकदम पक्का होता है, आपके हाथ में होता है। बट गलतियां क्या करते हैं आप लोग, पढ़ते नहीं अच्छे से। देखिए रस छंद अलंकार होता है, ये रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने बता दिया था। 20 से 22 मिनट का वीडियो था, जिसने भी देख लिया होगा उसका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, यानी कि वीर रस का या हास्य रस का, दोनों में से किसी एक का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा आपको लिखनी है। यानी कि परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक का ही करना, चाहे आप वीर रस का कीजिए चाहे हास्य रस का कीजिए। ऐसे खा वाला देखिए, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। यानी कि श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों में से किसी एक का आपको लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है, दोनों में से एक ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, गा वाला देखिए, दोहा तथा सोरठा छंद का मात्रक सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। दोहा या फिर सोरठा, ठीक है, दोनों में से किसी एक का मात्रा सहित लक्षण या उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का ये भी आपका रहेगा। यानी कि 6 नंबर जो होते हैं भैया, ये मैंने आपका कंप्लीट करा रखा है, मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं। आप सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तीनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर हमारा पत्र लेखन है। देखिए इसमें भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखें। यानी कि आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसका तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हिंदी के कई मैराथन क्लासेस में आपको दे चुका हूं। नहीं देखा तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि मैराथन क्लासेस में मैंने सब कुछ बताया है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक है सब कुछ मैंने उसमें बताया है, उसको देख लीजिए जाकर। अथवा लगा है, देखिए नेक्स्ट, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, जो आपको पता है उसी को आपको लिख देना। जैसे शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो पत्र लेखन 6 नंबर का आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का रहेगा निबंध। सबसे इंपॉर्टेंट 9 नंबर का पूरा ये रहेगा। देखिए, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए 5 आपको टॉपिक दिया जाएगा, जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। देखिए इसमें से 2 तो मैं आपको बता चुका हूं, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, इन दोनों का मैं पहले बता चुका हूं। बाकी 2-3 और इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका हो गया पर्यावरण प्रदूषण हो गया। ठीक है, मेरे प्रिय कभी कभी आता है, उसके बाद में और 1-2 हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं पहले से। ठीक है, तो उनको भी आप लोग जाकर चेक कर ले। विज्ञान वरदान या अभिशाप हो गया। तो 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 टॉपिक में से किसी एक पर लिखना होगा। 9 नंबर आपको मिलेगा, तो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बस ये है कि टाइम मैनेजमेंट रखिएगा। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जब पेपर सॉल्व करते हैं तो लास्ट में टाइम ही नहीं रहता कि वो निबंध लिखें। अब निबंध 9 नंबर का आता है, नहीं लिख पाएंगे तो 95 वाला सपना आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड भी बनाए रखिएगा। एग्जाम देने से पहले 1 दिन पहले आपको क्या करना है, एक पेपर सॉल्व करिए, देखिए मैं कितने देर में सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा हिंदी का पेपर आने वाला, मैंने सॉल्यूशन के साथ बताने का प्रयास किया। अगर आप इस तरह से जाएंगे, अच्छे से लिखेंगे तो 100 में 95 प्लस लिख कर आएंगे। लिखना कैसे है, कॉपी लिखने का तरीका क्या है, बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी मॉडल पेपर को मैंने पूरी तरह कॉपी में लिखकर सॉल्व कराया है, तो वो आप लोग जाकर सर्च कीजिए कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चर, उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।